गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आप लोगों का चैप्टर रिफ्यूज़ी है। आज आप लोगों को हम रिफ्यूज़ी के बारे में बताएंगे, ठीक है। देखिए, अभी हम सारी बातें आपको अफ़गानिस्तान और तालिबान के उदाहरण से इसलिए बताना चाहते हैं कि आप लोगों को इंटरनेशनल लॉ में कोई दिक्कत ना पड़े, और वो भी एक इंटरनेशनल लॉ का बहुत बड़ा एक आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिकल है जिसको आप लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और इससे आप चीज़ों को आसानी से जान सकेंगे। देखिए, रिफ्यूज़ी को हिंदी में शरणार्थी बोलते हैं। रिफ्यूज़ी की हमने अपनी तरफ से एक परिभाषा बनाई है जिससे कि तात्पर्य है अपने राज्य से सताए जाने अथवा सैन्य कार्यवाहियों से अथवा किसी अन्य कारण से बचने के लिए अपने राज्य को छोड़ के, जिसमें वे स्थायी निवासी हैं, किसी अन्य राज्य में शरण लेने आते हैं, उन्हें हम शरणार्थी कहते हैं। अब आया आपका अभिसमय 1951। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अभिसमय है। अभिसमय को इंग्लिश में कन्वेंशन बोलते हैं। इसी के अंतर्गत पूरा शरणार्थी आता है। 1951 के अभिसमय में शरणार्थियों की परिभाषा दी गई है। शरणार्थी वो हैं जो अपने मूल देश से राजनीतिक अथवा अन्य प्रकार से अत्याचारों के कारण दूसरे राज्य में भाग जाता है और अपनी राष्ट्रीयता खो देता है। राष्ट्रीयता विहीन लोग भी शरणार्थी के ही दायरे में आते हैं। अब इनके लिए पहले कितने सोचा। 1920 आप लोगों को पता है, जब 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1918 तक। फिर 1920 में संयुक्त राष्ट्र संघ बना था। राष्ट्र संघ जब बना था तो उसके एक बहुत अच्छे, उस समय एक बहुत अच्छे इंसान थे भाई। सबसे पहले तो अच्छा इंसान बनना चाहिए, फिर आप कुछ भी बनिए। तो एक अच्छे इंसान थे डॉक्टर फ्रीडरिच नैल्सन। उन्होंने सबसे पहले शरणार्थियों के बारे में सोचा। युद्ध से बहुत लोग शरणार्थी बन गए, बहुत लोग अमेरिका छोड़ के जा रहे थे, रसिया छोड़ के, जापान छोड़ के भाग रहे थे। तो उन्होंने एक विचार रखा कि कुछ इन लोगों के लिए भी कुछ होना चाहिए। तो 1920 में नैल्सन ने सर्वप्रथम इस बात को सोचा, और इसको सोचा ही नहीं, इसको कार्यान्वित भी किया। और तत्पश्चात इनके अथक प्रयास से रिफ्यूजी हाई कमीशन के स्थापना की गई। हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी की स्थापना की गई और नैल्सन को इसका उच्चायुक्त बनाया गया। फिर इन्होंने दूसरी बात सोचा कि ये तो बन गया, लेकिन शरणार्थी इसमें आएंगे कैसे, इनको इसका प्रोटेक्शन कैसे मिलेगा, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाएंगे कैसे। तो उन्होंने क्या किया, पासपोर्ट के बारे में सोचा कि शरणार्थियों के पास एक स्पेशल संयुक्त राष्ट्र का पासपोर्ट होना चाहिए जिससे वे एक देश से दूसरे देश में जा आ सकें। तो ये भी उनके कार्य से दो चीज़ें सफल हुई। फिर आया 16 फरवरी 1946 का समय। इस दिन देखिए, इंटरनेशनल लॉ और इतिहास में सन का बहुत महत्व होता है, तो प्लीज़ आप लोग इसको भी ध्यान दीजिएगा। 16 फरवरी 1946 को मानव अधिकार परिषद के आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा स्पेशल कमेटी ऑन रिफ्यूजी एंड डिस्प्लेस्ड पर्सन की स्थापना की गई और इंटरनेशनल रिफ्यूजी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 15 दिसंबर 1946 को की गई। फिर 3 दिसंबर 1949 को शरणार्थी उच्चायुक्त बनाने का निश्चय किया गया, जो कि 1 जनवरी 1951 को अस्तित्व में आ गया। और यही अभी समय जो हम लोग पूरा पढ़ते हैं। इसमें प्रथम इसका सम्मेलन जिनेवा में हुआ, जिसका हर 2 वर्षों में एक बार इसका सम्मेलन होता है। इसके कुछ 30 सदस्य होते हैं। शरणार्थी उच्चायुक्त महासभा का एक सहायक अंग है और यह महासभा के अधीन कार्य करता है और अपनी वार्षिक रिपोर्ट को महासभा को भेजता है। फिर शरणार्थी की स्थिति पर अभिसमय, फिर इनकी स्टेटस दिलाने के लिए भी अभिसमय 1951 में भी इनके कुछ कैटेगरी बांट दिए गए कि इनके क्या क्या इनके स्टेटस है। पहला था पर्सनल स्टेटस ऑफ रिफ्यूजी का, वो जिस राष्ट्र में जा रहे हैं उसके निवास करने के लिए राज्य के वित्त द्वारा उनको ही निवास दिया जाएगा। दूसरा, मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी को धारण करना, अर्जन करना। संविधाकारी राज्य जहां वो जा रहे हैं उन्हें प्रॉपर्टी भी अर्जन करने के लिए छूट देगा। तीसरी बात थी सिविल राइट जो हम सबको मिलती है, एजुकेशन की और अच्छे से रहने की, या कुछ गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ लेने की, मेडिकल की, जो भी है, पढ़ाई की, नौकरी की, वो सारी राइट सिविल इनको मिलेगी। चौथा ट्रीटमेंट ऑफ रिफ्यूजी,
अभिसमय के चैप्टर 4 में अनुच्छेद 20 से 33 में इनके कल्याण के लिए कैसे उनको ट्रीट किया जाए। एक तो वो बेचारे शरणार्थी होते हैं, वो मेंटल प्रेशर में होते हैं, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, तो इनको हमेशा सद्भावपूर्वक, इन गुड फेथ, इनके कल्याण के लिए, इनके वेलफेयर के लिए ही इनको ट्रीटमेंट दिया जाएगा। अदरवाइज़ अगर कोई इसके बियॉन्ड जाता है तो ह्यूमन राइट कमीशन में उसको चैलेंज किया जा सकता है। इलीगली एंट्री ऑफ रिफ्यूजी, इनको अवैध तरीके से न हटाया जाए। इनको जब भी इनको हटाया जाए, इन पे कोई प्रतिबंध लगाया जाए, संविधानकारी राज्य अगर लगाएं तो वो लीगल होना चाहिए। इलीगली तरीके से इनको कुछ भी हटाया नहीं आ सके, ऐसा अनुच्छेद 31 के में दिया गया है। उसके बाद एक्सक्लूशन ऑफ रिफ्यूजी, आर्टिकल 32 में उन्हें विधिपूर्ण और राष्ट्रीय सुरक्षा एवं लोक कल्याण के हित में ही एक्सपॉयल किया जाए। एक्सप्लोरेशन मतलब उनको वहाँ से हटाया जाए। अगर राष्ट्र की सुरक्षा पे बात आती है तभी हम किसी रिफ्यूज़ी को अपने रास्ते से हटा सकते हैं, अदरवाइज़ हम रिफ्यूज़ी को अपने रास्ते से नहीं हटा सकते। फिर ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, उनके पास एक जो नेल्सन ने जो डॉक्यूमेंट्स बनाया था पासपोर्ट, वैसा पासपोर्ट उनके पास होना चाहिए। उनको एक ट्रैवल का डॉक्यूमेंट भी उनके पास होना चाहिए, जिससे वो चाहें तो वो कहीं भी जा सकते हैं। और कब जाए, जब उनकी स्वेच्छा हो, और जब हम उनको हटाएं तो एक वेलफेयर स्टेट की तरह हमें उनसे ट्रीट करना चाहिए। जनरल ऑब्लिगेशन, जो भी एक सामान्य इंसान को जो सुविधाएं मिलती हैं, जो बाध्यताएं होती हैं, वो बाध्यताएं उनकी भी होती हैं। उनको भी जिस राष्ट्र में शरण लें उसके साथ उन्हें अच्छे से रहना चाहिए, उसके लिए षड्यंत्र नहीं करना चाहिए। प्रोहिबिशन ऑफ एक्सप्लोरेशन और रिटर्न रीफोलमेंट, मतलब निष्कासन अथवा वापसी का प्रतिषेध, और उन्हें जब चाहो तुम हटा ना सको या जब चाहो तो उनको भेज न सको, इस पर भी रोक लगा रहता है। एसेस टू कोर्ट, वो कोर्ट तक पहुंच रखते हैं। अगर उनके फंडामेंटल राइट को, उनके लीगल राइट को, उनके सिविल राइट को कोई नुकसान पहुंचाता है तो वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जहां भी जिस माहौल में है उस राज्य का प्रोटेक्शन, कोर्ट का प्रोटेक्शन ले सकते हैं। कोर्ट उनको प्रोटेक्शन देगी। अब हम इंडिया की बात करें तो देखिए, अभी आप देख रहे थे कि रिफ्यूज़ी, जब अफ़गानिस्तान तालिबान की बात हो रही थी तो बहुत सारे लोग दिल्ली एम्बेसी के पास, अमेरिका एम्बेसी के पास, बहुत लोग वो अपना प्रोक्लेमेशन निकाल रहे थे कि हमें यूएन की नागरिकता मिलनी चाहिए, मुझे इंडिया में कुछ सुविधाएं नहीं मिली, सब हो रहा था। तो इसका ये मतलब नहीं कि हमारी गवर्नमेंट या पीएम मोदी या नहीं दे पा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। बात ये है कि हमारा भारत 1951 अभिसमय और 1967 के अभिसमय का पक्षकार ही नहीं है, और जब ये पक्षकार ही नहीं है तो ये सारी सुविधाएं ये शरणार्थियों को नहीं प्रदान कर सकता। लेकिन फिर भी हम एक डिग्निटी, गरिमापूर्ण राष्ट्र हैं। भारत एक गरिमापूर्ण राष्ट्र है, भारत एक संवेदनशील राष्ट्र है। इसलिए भारत ने शरणार्थियों को अपने यहाँ एक सामाजिक मानवतापूर्ण शरण दिया है, और मानवतापूर्ण शरण दिया है इसलिए हमारे यहाँ जो शरणार्थी है उनका आर्टिकल 14 कॉन्स्टिट्यूशन का, 20 कॉन्स्टिट्यूशन का, 21 कॉन्स्टिट्यूशन और 22 मतलब 14 अनुच्छेद, 20 अनुच्छेद, 21 अनुच्छेद, 22 अनुच्छेद उनको हमेशा प्रोटेक्ट पहुंचाता है। इसमें सर्वप्रथम केस आया था लुइस डे रीट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि आर्टिकल 21 विदेशी लोगों को भी प्राप्त है, और विदेशियों को भी द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अधीन ही उनको एक्सप्लॉयटेड किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं किया सकता। फिर अरुणाचल प्रदेश वर्सेस खुदीराम चकबा का केस आया था। इसमें फिर प्रश्न उठा कि नहीं, नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत चकमा विदेशी हैं, इनको फंडामेंटल राइट का यूज़ करने को इनको नहीं दिया सकता। लेकिन पुनः नेशनल ह्यूमन कमीशन ऑफ वर्सेस हिमाचल प्रदेश राज्य का केस आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा विस्तृत वर्णन किया था, और चकमा शरणार्थियों को भी उन्होंने कहा था कि नहीं, चकमा शरणार्थी भी, यद्यपि कि वो शरणार्थी हैं, वो अरुणाचल प्रदेश में आके दूसरी जगह से बसे हुए हैं, लेकिन फिर भी मानव होने के नाते उनको फंडामेंटल राइट के जो व्यक्तियों पर अप्लाई करते हैं वो चकमा शरणार्थियों पर भी अप्लाई करेंगे। और फिर सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का बहुत ही स्वागत किया गया, और लोगों को आर्टिकल 14, आर्टिकल 20, 21, 22 की तरह शरण मिला हुआ है। वो लोग भारत में आज बहुत ही खुशी खुशी रहते हैं। रही बात ये अफगानिस्तान का जो करंट मैटर देख रहे हैं, तो हमारा इंडिया न तो 1951 का, न तो 1967 का पक्षकार है।
पक्षकार नहीं है तो इन लोगों को लीगल राइट या नौकरी में राइट या एजुकेशन में जैसा ये चाहते हैं वैसा नहीं दे सकता। रही बात ये क्या कर सकते हैं, तो अगर इन पे कोई भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई भी इनसे दुर्व्यवहार करता है, इनके लीगल राइट जो हमारे संविधान द्वारा इनको दिया गया उससे हटाता है, तो शरणार्थी 1993 मानवाधिकार संरक्षण नियम के तहत अपना क्लेम कर सकते हैं और इन्हें फिर ह्यूमन राइट कमीशन इन्हें सक्रिय रूप से इनके बारे में निर्णय दे सकता है। ये रहा रिफ्यूजी का चैप्टर। और आपका सेकंड चैप्टर है डिस्प्लेस पर्सन। इसको कर करके हम आपको बताएंगे, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ में अभी समय सबसे पहला कन्वेंशन होता है, सन ईस्वी हो इम्पॉर्टेंट होती, ईयर कन्वेंशन, और किस कन्वेंशन में क्या कहा गया, भारत कहाँ से पक्षकार है और भारत का क्या व्यू है, उच्चतम न्यायालय का क्या व्यू। बस आपको छोटा छोटा स्क्रिप्ट जानना है, आपको पूरा बुक नहीं पढ़ना है। ठीक है, हम इसी के साथ अपने लेक्चर को ख़त्म करते हैं। अब 1-2 दिन में फिर हम अपनी सेकंड वीडियोस आपके पास अपलोड करेंगे। धीरे धीरे हम लोग इंटरनेशनल लॉ के भी कवर कर चुके हैं। अब इसके बाद हम आप लोगों को भारत का संविधान पढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच, हमसे जुड़े रहिए, साथ रहिए। आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक।